आरोग्यमानुण्यवै प्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह सम्प्रयोगः स्वप्रत्ययावृत्तिरभीतवासः षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। भावार्थ: स्वस्थ रहना, उरुण रहना, परदेश में न रहना, सज्जनों के साथ मेल जोल, स्व-व्यवसाय द्वारा आजीविका चलाना तथा भययुक्त जीवन यापन, यह 6 बातें सांसारिक सुख प्रदान करती हैं। श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। हरिओम। आज से हम नया विषय आरंभ कर रहे हैं, उसके नियम जानने का, जिसे हम LSRD कहते हैं या रूलिंग प्लैनेट्स कहते हैं, जिससे प्रश्न कुंडली अगर होती है तो प्रश्न पूछते ही कुछ ही मिनटों में हम सटीक फलादेश आसानी से दे सकते हैं। यह काम रूलिंग प्लैनेट्स के माध्यम से आसानी से संभव होता है। इसके बहुत सारे नियम हैं जो हमें लिख लेने होंगे। मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है वो। आप आपकी कॉपी और पेन तैयार रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा विवरण मैं बता दूं इसका। रूलिंग प्लैनेट्स का अर्थ होता है, यह ईश्वरी संकेत होता है। मानव जीवन में तथा सृष्टि में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे सभी की सभी घटनाएं पूर्व नियोजित ही होती हैं। कोई भी घटना अचानक घटित नहीं होती, हमें ज्ञात नहीं होता है। हमारी अनभिज्ञता के कारण कई घटनाएं हमें आकस्मिक या अचानक घटित हो रही है ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वे सारी की सारी घटनाएं पहले से ही उसका पूर्व नियोजन हो चुका होता है। कोई भी घटना संयोग से घटित नहीं होती, हर घटना नियोजित समय पर ही घटित होती है। अगर हमें समय का पूर्वानुमान पता चल जाए तो हम किसी भी अशुभ या बुरी घटना से अधिक प्रभावित नहीं होंगे, पहले से हमें पता होगा। यानी ऐसे मान लो कि अंधेरे रास्ते पर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अधिक गति से चल रहे हैं और आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, हमें पता ही नहीं, अंधेरा होने के कारण हमें दिख ही नहीं रहा है, और हमें पता ना होने पर उस गड्ढे में अगर हम गिर जाते हैं तो अधिक चोट लगने की संभावना होती है। परंतु अगर ये पता हो कि आगे चलकर गड्ढा है तो हम पहले से अगर सावधान हो जाए तो गड्ढे में गिरने की घटना को हम टाल नहीं सकते, परंतु हम सजग रहकर होने वाली तकलीफ जो है उसे हम कम कर सकते हैं। इसलिए पूर्वानुमान होता है, तो उस पूर्वानुमान के लिए हमें कुंडली का गहरे से अभ्यास करना आवश्यक है, चाहे फिर वो जन्म कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो। कुंडली विज्ञान का एक सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर अपने साथ लेकर आता है। कोई भी जातक अगर आता है प्रश्न पूछने के लिए तो उसका उत्तर भी वो साथ में लाता है। इतना ही नहीं तो प्राकृतिक परिस्थितियां भी
इसमें हमें सहायक होती है उसका उत्तर ढूंढने के लिए। जैसे जानवर, पक्षी, फूल, हवा, वर्षा, बिजली, ऐसे कई सारे सृष्टि में घटित होने वाली घटनाएं हैं जो हमें फलादेश के लिए उपयोगी होती हैं। यह सभी ज्योतिषी की अपने अपने तरीके से मदद करते तो हैं, लेकिन इन 5 तत्वों का समन्वय, सूक्ष्म दृष्टि और सतेज बुद्धि से इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। यह संकेत दिखते तो हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना, यह अपनी सतेज बुद्धि पर निर्भर करता है। उच्च स्तर की सटीकता बनाए रखना हो तो इन संकेतों का सही उपयोग करना ज्योतिषी की बुद्धिमत्ता, ध्यान, अवलोकन तथा ईश्वरीय आशीर्वाद पर भी निर्भर करता है। हर किसी ज्योतिषी को यह संभव नहीं होता है। ईश्वरीय आशीर्वाद इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स के उपयोग क्या है। रूलिंग प्लैनेट अर्थात एलएसआरडी अर्थात प्रश्न कुंडली, ये सब एक ही है, अलग अलग नाम है, लेकिन काम सबका एक ही है, जिसे हम अपने सत्र में रूलिंग प्लैनेट यह नाम का उपयोग करेंगे। इसका अर्थ पहले भी बताया था कि रूलिंग प्लैनेट अर्थात प्रश्न पूछे जाने का जो समय होता है, उस समय पर किस ग्रहों का प्रभाव है उसे हम रूलिंग प्लेनेट कहते हैं। इसका उदाहरण भी दिया था कि अभी गवर्नमेंट में किस पार्टी का वर्चस्व है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। वैसे जिस समय पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो रूलिंग प्लेनेट होते हैं। तो जिस समय पर प्रश्न पूछा जाता है तो उस समय के रूलिंग प्लेनेट्स ही उसका जवाब देते हैं। अगर हम रूलिंग प्लेनेट का हिंदी में शाब्दिक रूप से अनुवाद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन कार्येश ग्रह, जिसका अर्थ है उस समय यानी प्रश्न के समय पर प्रभुत्व रखने वाले ग्रहों को तत्कालीन कार्येश ग्रह हम कह सकते हैं, अर्थात रूलिंग प्लैनेट्स। प्रश्नकाल का स्वामी ग्रह कौन सा है, यह जानने के लिए प्रश्नकाल के कार्येश ग्रहों का पता लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए काल या समय एक विशिष्ट ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत होता है। कृष्णमूर्ति जी ने वर्षों तक निरंतर इस ग्रहों का अध्ययन और शोध किया तथा ज्योतिष के बहुमूल्य नियमों का उन्होंने शोध किया है। कृष्णमूर्ति के शोध से पहले किसी ने भी इस पद्धति को इतने गहन रूप से प्रस्तुत नहीं किया था। इसी कारणवश रूलिंग प्लैनेट्स या एलएसआरडी का सारा श्रेय जो है वो श्री कृष्णमूर्ति जी को ही जाता है। उनके अनुसार रूलिंग प्लैनेट्स के जो 4 हम एलएसआरडी कहते हैं, वो ढूंढने के जो 4 नियम है, वो नियम आप पहले लिखे होंगे तो भी फिर भी एक बार आप लिख लीजिए। रूलिंग प्लैनेट्स के नियम, एलएसआरडी के नियम। पहला नियम, प्रश्न के समय प्रश्न स्थान पर प्रश्न स्थान पर पूर्व क्षितिज पर उदित होने वाले लग्न राशि का स्वामी। प्रश्न के समय प्रश्न स्थान पर पूर्व क्षितिज पर उदित होने वाले लग्न राशि का स्वामी। ये पहला एलएसआरडी में का पहला जो एल है वो लग्न स्वामी, वो कौन होता है? तो प्रश्न के समय प्रश्न स्थान पर पूर्व क्षितिज पर उदित होने वाले लग्न राशि का स्वामी। दूसरा, जिसे हम एस कहते हैं यानी स्टार, उसका नियम, प्रश्न पूछे जाने के समय
पूछे जाने के समय चंद्रमा प्रश्न पूछे जाने के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का स्वामी। प्रश्न पूछे जाने के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का स्वामी। ये दूसरा हो गया एलिसार्डी में का एस। अब आर, तीसरा नियम। जन्म के समय, जन्म नहीं, क्षमा करना, प्रश्न के समय प्रश्न के समय चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी। प्रश्न के समय चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी। ये तीसरा नियम हो गया आर का, एलएसआरडी में का आर। अभी चौथा बचा है जो डी, वो चौथा नियम है। प्रश्न के दिन जो वार होगा उस वार का स्वामी। प्रश्न के दिन जो वार होगा उस वार का स्वामी। अब ये हमने एलएसआरडी के 4 नियम तो देखे। ये ढूंढना कैसे, यह भी हमने पहले सीख लिया है, जिसके लिए मोबाइल में एप्लीकेशन भी दिया था कि ये एलएसआरडी कैसे देखना है। उसके बाद जब हमने पंचांग का अभ्यास किया, उस पंचांग के अभ्यास के समय भी एलएसआरडी कैसे ढूंढना है किसी भी समय का, यह भी हमने सिखाया था। अगर किसे याद नहीं आता हो तो उसका जो रिकॉर्डिंग है अपने चैनल पर उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं याद आता है तो हम उसके लिए अलग से दूसरा सत्र अवश्य लेंगे। और अगर आप कहते हैं तो अभी भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय अधिक लगेगा। हम उसके लिए अलग से सत्र अवश्य लेंगे। लेकिन ये प्रश्न कुंडली या एलएसआरडी या रूलिंग प्लैनेट्स, यह आपको सभी को अच्छी तरह से आना बहुत ही आवश्यक है। यह इतना आसान होगा, इतना रोचक होगा कि चलते फिरते आप किसी भी प्रश्न का उत्तर यूं फटाफट दे सकते हैं, और वो भी सटीक पद्धति से। तो ये जो 4 नियम है, जिसमें सबसे पहले जो होता है लग्न, दूसरा होता है नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, तीसरा होता है चंद्र राशि और चौथा होता है वार। इसके कुछ उपनियम हैं। मैं चाहता हूं कि वे सारे उपनियम भी आप लिख लें, जिससे आप अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए मदद होगी। तो इसके उपनियम थोड़े से ऐसे हैं, मैं बोलते जाता हूँ। आपको अगर लिखने जैसा लगता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत है। एक ही छोटे छोटे वाक्य में यह नियम नहीं आएंगे, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जवाब होगा। और इसका रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, 2-4 दिनों में इसका रिकॉर्डिंग भी अपने चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके जो उपनियम या उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 4 जो तरीके हैं एलएसआरडी ढूंढने के, जो बताए 4 नियम, ये तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रारंभ में कृष्ण मूर्ति जी द्वारा यह कहा गया था कि इन 4 नियम के अनुसार रूलिंग प्लैनेट्स का चयन करना चाहिए। लेकिन बाद में यह पाया गया कि प्रश्न के समय लग्न नक्षत्र का स्वामी भी आधार के रूप में कार्य करता है। लग्न जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी भी यह रूलिंग प्लैनेट्स में आधार के रूप में काम करता है। इसे लग्न नक्षत्र स्वामी भी कहा जाता है।
प्रश्न के समय लग्न जिस नक्षत्र में स्थित होता है वह नक्षत्र का स्वामी देखना होता है। इसके लिए यह देखना आवश्यक है कि प्रश्न के समय लग्न कितने अंश पर स्थित है। केवल लग्न किस राशि का है इतना पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, जिसका गणित हमने पहले सीख लिया है। तो वैसे राशि जो होती है वो 30 अंश की होती है। उस 30 अंश में 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। वैसे 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। तो प्रश्न के समय लग्न कितने अंश पर स्थित है ये पता चले तो हम ये जान सकते हैं कि लग्न किस नक्षत्र में है। रूलिंग प्लैनेट्स में जो ग्रह वक्री होंगे या वक्री ग्रह के नक्षत्र में होंगे उन्हें रूलिंग में से निकाल देना होता है। फलादेश के लिए इनका उपयोग नहीं करना है। इन्हें निकाल देंगे तो रूलिंग में किसे लेंगे, इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह ये क्या होता है। ये अभी जो 10-12 लोग जुड़े हैं इनको सबको पता है या वह मुझे समझाना होगा। तो मैं अभी इसी समय, क्योंकि ये वक्री और मार्गी ग्रह अगर ध्यान में नहीं आया तो आगे यह LSRD या रूलिंग प्लैनेट्स या जन्म कुंडली भी देखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप में से जरा मुझे बताइए कि वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह पता नहीं और उसको जानना है तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ, और अगर पता है तो हम आगे चलते हैं। नहीं पता है, जानना है। जानना है तो आपका सभी का पंचांग आपके हाथ में लीजिए। आपका पंचांग सभी का आपके हाथ में होना आवश्यक है, तभी मैं आपको मार्गी और वक्री ग्रह समझा पाऊंगा। मैंने भी मेरा पंचांग ले लिया है। मैं चाहता हूं कि ये ज्योतिष विषय के सत्र को बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। अच्छे से समझकर ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा तो मानना है। इसलिए एक एक संकल्पना आपको स्पष्ट होती जाए और फिर हम आगे बढ़े तो इससे अधिक लाभ होगा। अभी आप पंचांग निकालिए। पंचांग का पेज नंबर 71 71 15 जुलाई से 29 जुलाई का लिखा होगा, देखिए। अभी पेज नंबर 71 के सामने वाला पेज नंबर 70 देखिए। 70 में प्रतिदिवशी प्रातःकाली प्रमाण वेळ 5:30 निर्यन स्पष्ट ग्रह आणि ग्रीनिच 0 वाजताचा सांपातिक काल। उसके नीचे सारे ग्रहों के नाम हैं और तारीख है। दिनांक है रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, शनि के बाद हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु और अंत में संपत्ति काल, ऐसा दिया है। दिख रहा है सभी को? पेज नंबर 70 70। हाँ, दिख रहा है।
हाँ, तो उसमें आप शनि की जो स्थिति बताई है उस पर जाइए। शुक्र के बाद जो है वो शनि। शनि किस राशि में लिखा है वहां पर? मीन दिख रहा है सभी को शनि? मीन राशि। हाँ हाँ, मीन राशि में है। तो दिनांक 15 जुलाई का शनि की जो स्थिति है मीन राशि में 20° 24 कला दिया है, बराबर है? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, यानी आपका जवाब आएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको दिखा है वो। दिखा उसके दिखा। बाद की उसके बाद की एक एक तारीख आप देखते जाएंगे तो कला में बढ़ोतरी होती जाती है। 20-24 के बाद 20-25, 20-26, 20-27, 20-28, 20-29 हम्म। दिख रहा है? हाँ हाँ, उसके बाद आप 27 तारीख का देखिए, वहां ऊपर 27 तारीख पर वक्री लिखा होगा शनि के यहाँ पर। हाँ दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। हाँ, देवांशी बेन को दिखा, लेकिन बाकी लोगों का जवाब नहीं आ हाँ रहा है। हाँ दिखा दिखा। हाँ, तो जहां से वक्री होता है अर्थात उस स्थान से शनि जो है वो उल्टा चलने लगता है। रिवर्स गियर, जिसे हम वक्री कहेंगे, रिवर्स गियर में जाएगा। वहां पर उसकी अच्छा। स्थिति है 20° 31 कला है। आप अभी पन्ना पलटेंगे, पन्ना क्रमांक 72 72 पर आएंगे तो देखेंगे तो अभी यहाँ पर 31 से 30, 29, 28, 27, 26 रिवर्स जा रहा है, दिख रहा है? हाँ क्या सभी को दिख रहा है पेज नंबर 72 पर? हाँ हाँ जी। रिवर्स जा हाँ रहा है। 31, 30, 30, 29, 28, 27। हाँ, ये रिवर्स जा रहा है। वास्तव में वह ग्रह रिवर्स नहीं जाता है, परंतु पृथ्वी की तुलना में उसकी गति कम हो जाती है, इसलिए हमें लगता है कि वो रिवर्स जा रहा है। आसान उदाहरण दूं तो मुंबई की लोकल ट्रेन में हम सफर करते हैं, हम फास्ट ट्रेन में हैं और उसके बाजू वाले ही ट्रैक पर स्लो ट्रेन चल रही होती है। हमारी ट्रेन फास्ट ट्रेन है और वो बहुत तेज गति से आगे चल रही है, स्लो ट्रेन जो है वो पीछे रह जाती है। तो हमें लगता है ऐसा कि वो पीछे की तरफ उल्टी जा रही है। वास्तव में उल्टी नहीं जाती, उसकी गति कम होती है अपनी गाड़ी की तुलना में। वैसे यह शनि जब वक्री होता है तब हमें लगता है कि वो उल्टा जा रहा है, उसकी गति जो है वो उल्टी होती है। तो जब तक उसकी गति ऐसे उल्टी रहेगी तब तक शनि जो है वो वक्री दिखाया जाएगा। वो कब तक वक्री होगा? तो जैसे जैसे आप पन्ने पलटते जाएंगे तो पेज नंबर, हाँ शनि, पेज नंबर 90 पर देखिए शनि की स्थिति। पेज नंबर 90 मिला सबको? हाँ मिला। हाँ, उसमें देखा शनि है। की स्थिति दिख रही है। हाँ पहले 2 दिन जो है वो वक्री लिखा है। हाँ हाँ उसके बाद जो है तीसरे दिन से वो मार्गी हो गया, वहां मार्गी। मार्गी लिखा है। मार्गी अर्थात वह उसकी अभी गति बढ़ गई है। तो अभी अब तक वो 13:42 है, तो 13°42 से अभी वो बढ़ता जाएगा। 13:42 से 43, 44, 45, 46, 47, 48 ऐसा होगा। वक्री होता है तब वो कम होता है, रिवर्स जाता है, और मार्गी होता है तो वो सीधा फिर से चलना आरंभ करता है। अब ध्यान में आ रहा है वक्री और मार्गी? पंचांग में हाँ लिखा है पूरा, हाँ केवल हमें देखना होता है। करेक्ट। और यहाँ ठीक पे है, हम अस्त भी हाँ है, तो अस्त का अर्थ क्या है? हाँ, अस्त जो है वो पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है।
वो यहाँ पर नहीं होता है। अस्त का आपको अर्थ बता दूं तो किसी भी राशि के वो अंत में कोई आ जाता है ग्रह तो उसे अस्त कहते हैं। वो हमें कृष्ण मूर्ति में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम्म, वक्री और मार्गी ये ध्यान में आ गया सभी को, ऐसा मैं मान लूं। हाँ 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 पंचांग में लिखा है, हमें उसके लिए कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां पर भी वक्री होगा उस अंक के पीछे का जो कागज है उसको पीला रंग दिया होगा। जहां पर हाँ, भी पीला रंग है तो आसानी से आप पढ़े बगैर ये समझ सकते हैं कि यह ग्रह वक्री बकरी है। है। जब भी वो मार्गी होता है तो वह पीला रंग हट जाता है। जहां पीला रंग नहीं है वह सारे ग्रह मार्गी ही माने जाते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। एक जिज्ञासा है। जी। यहाँ पे जो 70 पेज नंबर पे शनि पे जो वक्री है, तो वहाँ पे उसके ऊपर 23 दिनांक से 2031 है, तो वहाँ से वो कांस्टेंट नीचे 29 तक 2031 है। तो ये 2031 ही है 3 में, तो फिर वहाँ पे वक्री क्यों लिखा है? जहाँ से कम होना प्रारब्ध हुआ वहाँ पे हाँ। तो पीछे लिखा है 30 तारीख को, तो यहाँ पे इन मैं तीनों बताता में हूँ। क्यों लिखा है? बताता हूँ कैसा है कि इसका अर्थ ये हुआ कि पहले के सत्र में आपका ठीक से ध्यान नहीं होगा। मैं बता नहीं। दूं तो किसी भी ग्रह की स्थिति जो होती है वो अंश, कला और विकला तक होती है। जैसे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स हम्म। अंश, कला और विकला तक होती है। अब इस पंचांग में केवल कला तक दिया है, अर्थात आवर्स एंड मिनट्स तक दिया है, सेकंड्स का नहीं दिया है। हम्म। तो यहाँ पर भले मिनट्स यानी उसकी कला तो उतनी ही दिख रही है, लेकिन उसकी जो वी कला है, सेकंड्स है, वो कम हो रही है धीरे धीरे। वो 3 दिन में इतनी कम हो गई कि फिर 1 मिनट का अंतर यानी 1 अंश का अंतर हो गया। हाँ स्पष्ट हो रहा है? हाँ हाँ, स्पष्ट है। जी। हम आगे बढ़े। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई घाई नहीं है। एक एक जो भी आपको ध्यान में नहीं आएगा आप उसी समय पूछ लो, जिससे सारी संकल्पना स्पष्ट होगी तो आगे का विषय समझना आसान होगा। रूलिंग प्लैनेट्स में जो ग्रह वक्री होंगे या वक्री ग्रह के नक्षत्र में होंगे उन्हें रूलिंग में से निकाल देना होता है। फलादेश के लिए उनका उपयोग नहीं करना है। ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है, इसका उल्लेख किया है, यह नियम बताया है उन्होंने। रूलिंग प्लैनेट्स में जो भी 4 ग्रह मिलते हैं उनमें से अगर कोई ग्रह वक्री है या वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो उन्हें रूलिंग में से निकाल देना होता है। मैं बोलते जा रहा हूं, आपको जो लगता है कि ये लिखने जैसा है तो आप लिख लीजिएगा। तो फलादेश के लिए इनका वक्री ग्रहों का या फिर वक्री ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह है उनको हमें उपयोग में नहीं लेना है। अगर हम इन्हें निकाल देंगे रूलिंग में से तो इनकी जगह पर किसे लेना है, इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। अब एलएसआरडी के लिए यानी रूलिंग प्लेनेट्स के लिए राहु और केतु के लिए क्या नियम है वो भी मैं बता देता हूँ। प्रश्न समय पर राहु जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी अगर रूलिंग प्लैनेट्स में आता है तो राहु को उस ग्रह के साथ ही रूलिंग में लेना चाहिए। मैं ये नियम फिर से दोहरा देता हूं, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। राहु और केतु के लिए प्रश्न समय पर राहु जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी रूलिंग प्लैनेट्स में आता है तो राहु को उस ग्रह के साथ ही रूलिंग में लेना चाहिए। ऐसा ही नियम केतु के लिए भी लागू होता है। केतु
जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी रूलिंग प्लेनेट में आता है तो केतु को भी उस ग्रह के साथ रूलिंग में लेना चाहिए। अब आपको बता दूं तो राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। साल में कुछ 2-4 दिन ऐसे मुश्किल से दिखाई देंगे जब वो मार्गी है, अन्यथा वो 12 महीने वो राहु और केतु वक्री है। वो हमेशा वक्री है, इसलिए उन्हें हमेशा मार्गी ही माना जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति में। इसलिए राहु और ये केतु दोनों वक्री ग्रह होने के बाद भी रूलिंग में उनको हम ले सकते हैं। उसका नियम मैंने बता दिया है। राहु और केतु प्रश्न समय पर जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी रूलिंग प्लेनेट्स में आता है तो उस समय पर राहु या केतु को उस ग्रह के साथ रूलिंग में लेना चाहिए। वार के स्वामी को भी इसके साथ लेना है। अभी वार के स्वामी तो मैंने पहले भी बता दिया था। उदाहरण के लिए सोमवार को चंद्रमा, मंगलवार को मंगल, बुधवार को बुध, गुरुवार को गुरु, ऐसे 7 वार के 7 ग्रह हैं। जो भी वार आता है उसका स्वामी हम वो उसमें ले सकते हैं। उसके पश्चात यह भी देखा गया कि प्रश्न समय के लग्न राशि में स्थित ग्रह और लग्न पर दृष्टि डालने वाले ग्रह तथा रूलिंग के ग्रहों की युति में स्थित ग्रह भी रूलिंग ग्रहों के रूप में कार्य करते हैं। मैं फिर से धीरे धीरे दोहराता हूं। प्रश्न समय के लग्न राशि में स्थित ग्रह कौमा लग्न पर दृष्टि डालने वाले ग्रह प्रश्न समय के लग्न राशि में स्थित ग्रह कौमा लग्न पर दृष्टि डालने वाले ग्रह तथा रूलिंग के ग्रहों की युति में स्थित ग्रह तथा रूलिंग के ग्रहों की युति में स्थित ग्रह भी रूलिंग ग्रहों के रूप में कार्य करते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। प्रश्न समय के लग्न राशि में स्थित ग्रह कौमा लग्न पर दृष्टि डालने वाले ग्रह तथा रूलिंग के ग्रहों की युति में स्थित ग्रह भी रूलिंग ग्रहों के रूप में कार्य करते हैं। अब इसमें जो 2-3 शब्द आए हैं, एक तो दृष्टि। कुंडली बनाते समय जो नियम बताए थे उसमें दृष्टि के भी नियम बताए थे। क्या आपको याद है? आप में से किसी को याद है तो वो दृष्टि के नियम बताइए जरा। कौन बता सकता है? हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही है। उसके अलावा मंगल, शनि और गुरु उनकी अलग से एडिशनल दृष्टि होती है। तो ये मंगल, गुरु और शनि की एडिशनल दृष्टि कौन सी है? शनि की 3, 7, 10। 7 तो होती ही है। 3, 7, 10। मंगल की 4, 7, 8 और गुरु की रहती है। यह हमें कंठस्थ होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछ लेना तो बताना चाहिए। 4, 8, 5, 9, 3, 10
जब याद है 4, 8, 5, 9, 3, 10 मंगल गुरु शनि, 7 तो सभी का है, 4, 8, 5, 9, 3, 10 कभी भी पूछेंगे तो मैं तुरंत आपको बता सकता हूँ, 4, 8, 5, 9, 3, 10। तो ये दृष्टि आपको पता है। लग्न पर दृष्टि डालने वाले ग्रह ये हो गया। अभी युति के बारे में, युति ग्रह किसी ग्रह के युति में है अर्थात क्या है, उसका भी हमारा सत्र हो गया है। तो कौन बताएगा? दो ग्रह अंशक के बीच में दो ग्रह के बीच में 4 अंश या उससे कम दूरी है तो वो युति ग्रह को युति ग्रह माने जाते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब ये LSRD में प्रश्न कुंडली के लिए, ये रूलिंग प्लैनेट्स के लिए इस नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा बदला गया है। वो ऐसा है कि जब हम युति पर विचार करते हैं तो जो ग्रह तीव्र गति वाले होते हैं अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इन तीव्र गति वाले ग्रहों के लिए 4 अंश की मर्यादा रखी है, 4 या 4 से कम अंश। इतना अगर दो ग्रहों के बीच में अंतर है तो वह युति कहलाएगी। लेकिन जो मंद गति वाले ग्रह हैं जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, उनके लिए 6 अंश की दूरी जो है वो युति के लिए रखी गई है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, तीव्र गति वाले ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इनके लिए युति का नियम 4 अंश का है। और मंद गति वाले जो ग्रह हैं जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, उनके लिए यह जो नियम है युति का वह 6 अंश का बढ़ाया गया है। ठीक है। अब युति के लिए और एक उपनियम है। जो ग्रह युति योग में प्रवेश करने वाले होते हैं वे युति योग से गुजर चुके ग्रहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण या अधिक फलदायी होते हैं। यानी यहाँ पर हमें 2 कैटेगरी मिलती है। एक जो अभी युति योग में प्रवेश करने वाला ग्रह है, यानी 4 या 6 अंश की दूरी पर है वो, अभी वो युति हो सकती है उनकी, इतना वो नजदीक है। और दूसरा कैटेगरी ऐसी है अपने पास कि वो युति में आकर अभी फिर से वो दूरी बढ़ने लगी है, यानी युति योग से वो बाहर जाने वाले ग्रह। ये 2 प्रकार के ग्रह हैं कि जो युति में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरा युति से बाहर जा रहे हैं। तो इसमें अधिक महत्वपूर्ण या अधिक फलदायी कौन है? तो जो ग्रह युति योग में प्रवेश करने वाले होते हैं या अभी अभी प्रवेश किया है वह अधिक महत्वपूर्ण या अधिक फलदायी होते हैं। किससे अधिक होते हैं? तो जो युति योग से गुजर चुके हैं या अभी बाहर निकलने वाले हैं युति योग से, उनकी तुलना में अभी युति में प्रवेश करने वाले ग्रह जो होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण या अधिक फलदायी माने जाते हैं। उसके बाद का जो एक उपनियम है, लग्न में स्थित ग्रह, लग्न पर दृष्टि है ऐसे ग्रह, इन्हें देखने के लिए साधारण लग्न कुंडली को ही देखा जाना चाहिए। प्रश्न के समय की भावचलित कुंडली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्टि और लग्न में स्थित ग्रहों को देखने के लिए साधारण लग्न कुंडली में से ही देखा जाना चाहिए, उसके लिए भावचलित कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं है।
अब ये सारे जो नियम मैंने बताए हैं युति या दृष्टि, इनका उपयोग कब करना है? तो उसका उपयोग यदि रूलिंग प्लैनेट्स के यदि रूलिंग प्लैनेट्स के प्रमुख ग्रह वक्री होते हैं अथवा वक्री ग्रह के नक्षत्र में होते हैं या अति आवश्यक हो, तभी यह युति तथा लग्न पर दृष्टि वाले ग्रहों के नियम का उपयोग करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, यदि रूलिंग प्लैनेट्स के प्रमुख ग्रह वक्री होते हैं अथवा वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो या अति आवश्यक हो, तभी युति तथा लग्न पर दृष्टि वाले ग्रहों के नियम को उपयोग में लेना चाहिए। अब ये इतने वर्षों का जो अभ्यास है उसमें थोड़ा सा मुझे जो लगता है, रूलिंग प्लैनेट्स में वक्री ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रहों को निकाल देने का जो कृष्णमूर्ति जी का सुझाव है वो पूर्ण योग्य है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन वक्री ग्रहों को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहिए, यह नियम थोड़ा सा इसमें कुछ उपनियम या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए, ऐसा अनुभव होता है। कृष्णमूर्ति जी ने यह भी कहा है कि वक्री ग्रह तभी वक्री ग्रह जब होता है तब घटित होने वाली जो घटनाएं हैं वह वक्री ग्रह जब मार्गी होकर पुनः उस अंश पर आएगा जहां पर वो वक्री हुआ था, तभी वो फल देगा। ऐसा कृष्णमूर्ति जी का जो कृष्णमूर्ति रीडर्स है उसमें उन्होंने लिखा है वो, कि हमने अभी देखा शनि जो वक्री हुआ है और फिर वो कुछ महीनों बाद फिर मार्गी होता है, तो जिस अंश और कला विकला पर वो वक्री हुआ है वहां से वो रिवर्स जाता है, और जब वो मार्गी होगा तो रिवर्स से फिर से वो आगे आगे बढ़ेगा। तो वो फल कब देगा? तो जिस अंश कला विकला पर वो वक्री हुआ था उस पर जब तक वो मार्गी होकर वहां तक नहीं पहुंचता है तब तक वह ग्रह वक्री ग्रह वो घटना को घटित नहीं करेगा, ऐसा नियम कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है। लेकिन अनुभव ऐसा आता है वक्री ग्रह के संदर्भ में कि यदि कोई घटना वक्री ग्रह मार्गी होने के पहले ही घटित होने की संभावना होती है या अपेक्षित होती है या घटित हो जाती है, वह वक्री ग्रह भी उस समय रूलिंग में होता ही है। अर्थात यदि किसी घटना के वक्री ग्रह स्थिति में घटित होने की संभावना हो तो यह मान लेना चाहिए कि वक्री ग्रह उस समय मार्गी है और घटना का समय निर्धारण कर देना चाहिए और वक्री ग्रह को निकाल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वक्री ग्रह के नक्षत्र में अगर वो रूलिंग प्लैनेट्स है तो उसे पूर्णतः निकाल देना ही आवश्यक होता है। तो ये जो अपेक्षित घटना है वो कितने समय के बाद घटित होने वाली है हमें उस पर निर्भर करता है। उदाहरण देना है तो मान लो किसी का रिजल्ट लगने वाला है, वो रिजल्ट 3 महीने के बाद लगने वाला है
और उसके जो रूलिंग प्लैनेट्स में कोई ग्रह है वो अगर उसके पहले मार्गी होता है, 3 महीने के बाद पहले ही मार्गी होने वाला है, तो आप उसका विचार कर सकते हैं, क्योंकि घटना जब घटित होने वाली है तब तक तो ये अभी रूलिंग में है ग्रह, वो मार्गी हो जाएगा। लेकिन मान लो घटना कुछ मिनटों में या कुछ घंटे में घटित होने वाली है, उस समय पर यह ग्रह जो वक्री है वो मार्गी नहीं हो सकता है, उसे तो बहुत बड़ा लंबा समय लगने वाला है। तब हमें उस वक्री ग्रह को मार्गी मानकर ही समय का निर्धारण करना होता है, फलादेश देना होता है। अगला उपनियम ऐसा होगा कि यदि प्रश्न संबंधित विचाराधीन घटना वक्री ग्रह के मार्गी होने के बाद घटित होने की अपेक्षा है, तो वक्री ग्रह के वक्री होने के अंश को देखे बिना वक्री ग्रह मार्गी होने के बाद यथोचित जो काल आता है, वह काल घटना घटित होने का उसमें बता देना चाहिए, उस संबंधित ग्रह का उल्लेख उसमें होना चाहिए। यानी कृष्णमूर्ति जी ने बताया कि जिस अंश पर वो वक्री हुआ है, तो जब मार्गी होकर उसी अंश और कला पर आएगा, उसके बाद घटना घटित होगी। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं कि वो मार्गी होने के बाद तुरंत घटना घटित हो गई है, उसके वक्री होने के जो अंश और कला है वहां तक वो ग्रह पहुंचा भी नहीं है, उसके पहले ही वो घटना घटित हो गई, ऐसा अनुभव मिला है। लेकिन और एक अनुभव ऐसा है कि रूलिंग प्लैनेट्स में चंद्र नक्षत्र स्वामी जब वक्री होता है, तो उस घटना संबंधी काल निर्णय देते समय चंद्र मार्गी होने के यानी चंद्र नक्षत्र स्वामी मार्गी होने के बाद का ही समय देना होता है। इसलिए वक्री ग्रह संबंधी कृष्णमूर्ति जी का नियम है, वो चंद्र नक्षत्र स्वामी के लिए संपूर्णपणे लागू होता है, उसके लिए कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यानी हम जो LSRD में एस देखते हैं, चंद्र नक्षत्र एस नक्षत्र स्वामी, वह नक्षत्र स्वामी अगर वक्री है तो वो मार्गी होने के बाद ही फल देगा, उसके पहले नहीं देने वाला है। यह नियम उसको संपूर्ण लागू होता है। अब ये छोटे छोटे उपनियम हो गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि रूलिंग प्लैनेट से हम क्या क्या देख सकते हैं, या फिर रूलिंग प्लैनेट से क्या क्या बताया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हम क्या क्या बता सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स का उपयोग इतने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है कि कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रह सकता, परंतु इसका सही ढंग से उपयोग करना भी एक बहुत बड़ी कला है, उसमें आपको पारंगत होना पड़ेगा। रूलिंग प्लैनेट्स का उपयोग इतने अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है कि चलते फिरते कागज या पेन का उपयोग किए बिना कई प्रश्नों के उत्तर आप तुरंत चुटकियों में दे सकते हैं। प्रश्न पूछते समय का लग्न राशि स्वामी, चंद्र नक्षत्र स्वामी, चंद्र राशि स्वामी और वार का स्वामी, ये थोड़े से ज्ञान से कई सारे प्रश्नों के उत्तर आप पल भर में आपके जातक को दे सकते हैं। इतना ये सटीक सिस्टम है पूरा LSRD यानी रूलिंग प्लैनेट्स का, जो पूर्णतया कृष्णमूर्ति जी को इसका श्रेय जाता है। बहुत सुंदर है। आप इसमें एक बार इसका उपयोग करना सीख गए तो आपको इतनी रुचि होगी और आप इसमें इतने खो जाएंगे कि इसका अभ्यास करते करते इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप चुटकी बजाते बजाते कई सारे प्रश्नों के जवाब यूं ही दे देंगे। बहुत सारे उदाहरण हम LSRD के लेने वाले हैं कि वो कैसे देखा जाता है, उसका क्या क्या उसकी प्रक्रिया है LSRD से फलादेश देने की। जब हम रूलिंग प्लैनेट्स के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं, तो यदि
हम रूलिंग ग्रहों के कारकत्व और लग्न राशि तथा चंद्र राशि का विवरण, उसका कारकत्व, इसका सटीक विचार करते हैं तो हम फलादेश में अधिक सूक्ष्मता और सटीकता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो मैंने गत सप्ताह ग्रह पाठ बताया था कि ग्रह विवरण, राशि विवरण और भाव विवरण, इसमें आपको पारंगत तो होना ही पड़ेगा, तभी आप अचूकता या सूक्ष्मता, सटीकता इस फलादेश में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो आज भी जो 10-12 लोग जुड़े हैं उनमें से जिन्होंने भी वो अपना गृह पाठ नहीं किया है तो वह कर लें। उसमें वो पारंगत होना चाहिए, जितना अधिक आप याद रख सकते हैं उतना अधिक याद रखें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि नींद में पूछने पर भी आपको वो आना चाहिए। शुरू के सत्र में बताया था मैंने कि 27 नक्षत्र हैं, उनके नाम हमें याद नहीं रखने हैं, लेकिन क्रम में 9 स्वामी बताए हैं, 9 के 3 सेट बनते हैं तो 27 हो जाते हैं। उन स्वामियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। आप में से है किसी को याद? तुरंत बताइए, देख कर नहीं, पढ़ कर नहीं। कोई है? केतु, शुक्र, राहु, फटाफट बोलिए। केतु, शुक्र, राहु, चंद्र, मंगल, रवि, केशुर, चमरा, खुशबू, केतु, चमरा, शुक्र, रवि, मंगल, राहु, केतु, केशुर, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। केतु, शुक्र, रवि, केतुरा, चंद्र, मंगल, चमरा, राहु, गुरु, शनि, बुध। नींद में भी पूछो तो भी बता सकते हैं, ऐसा वो याद होना चाहिए। केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। यह जो क्रम है 27 नक्षत्रों का, वो पहले नक्षत्र से लेके 27 नक्षत्र तक आप इसी क्रम में नीचे जाएंगे तो उन हर नक्षत्र का स्वामी आपको पता चल जाएगा। ये जो बातें हैं आपको याद होनी चाहिए एकदम पूरी तरह से। बहुत बड़ा होमवर्क करना ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप बहुत ही समाज को उपयोगी काम करने वाले हैं। तो इतना तो याद रखना चाहिए। आप कल्पना करो कि 10वीं पास जो होते हैं तो 10 साल तक इतनी पढ़ाई करते हैं और 10वीं कक्षा में आते हैं तो दिन के 8-8, 10-10 घंटे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, और 10वीं कक्षा पास होने के बाद 10 वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद, यानी वो अंतिम वर्ष में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करने के बाद 10वीं कक्षा पास हो गया तो सरकार के नियम अनुसार उसे क्या उपाधि मिलती है पता है आपको? उसे कहा जाता है सुशिक्षित बेरोजगार, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ऐसा कहा जाता है। 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद वो क्या बनता है? तो सुशिक्षित बेरोजगार। और आप यहाँ पर वो कुछ 50-60 पन्ने हैं या 100 पन्ने होंगे, उतना अगर ठीक से याद करते हैं तो आप क्या बनेंगे? अप्रतिम ज्योतिषी। तो इतना आसान है तो भी आपको समय नहीं मिल रहा है। समय निकालिए और अच्छे ज्योतिषी बनिए। तो इसलिए जो भी ग्रह पाठ होता है उसको आप बहुत ही ईमानदारी से करिए तो आप अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि रूलिंग प्लेनेट से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो कुछ घटनाओं की सटीक तिथियां बता सकते हैं, तिथि यानी तारीख बता सकते हैं। ये घटना निश्चित तौर पर कब घटित होगी ये हम बता सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं? तो घटना घटित होने का क्रम, घटना घटित होने की पद्धति और उसकी स्थिति, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात इसके लिए ग्रह और राशियों के कारकत्व का तो विचार करना बहुत आवश्यक होता है। वो अगर किया है तो ये हम घटित होने वाली घटना का क्रम, पद्धति, स्थिति, यह सारी जानकारी हम बता सकते हैं। दूसरा, तीसरा क्या हम बता सकते हैं? तो कई सारे जातक ऐसे होते हैं कि जिनका जन्म समय जो होता है वो सटीक नहीं होता है। यानी बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सुबह जन्म हुआ था, दोपहर में हुआ था, शाम को हुआ था, रात को हुआ था। तो हम ये LSRD के या रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से जातक का सटीक जन्म समय, उसकी
घंटे, मिनट और सेकंड तक हम उसका जन्म समय निश्चित कर सकते हैं। जिनका भी जन्म समय निश्चित नहीं है उनके लिए अगला क्या देख सकते हैं, तो कोई भी जन्म कुंडली का जो भाव या ग्रह किसी राशि संधि पर है या नक्षत्र के संधि पर है या उप नक्षत्र के संधि पर है अर्थात बॉर्डर पर है, तो उस राशि नक्षत्र या उप नक्षत्र की सटीक स्थिति का निर्धारण हम इस LSRD या रूलिंग प्लैनेट्स के माध्यम से कर सकते हैं जन्म कुंडली के लिए। उसके बाद दशा, अंतरदशा और विदशा के प्रारंभ और समाप्ति की सटीक तिथियां हम निर्धारित कर सकते हैं इस रूलिंग प्लैनेट्स के माध्यम से। उसके बाद भाव की संधि पर जो ग्रह स्थित है उनकी भी सटीक स्थिति को हम बता सकते हैं इस LSRD के माध्यम से। कोई भी घटित होने वाली घटना निश्चित रूप से किस महादशा, किस अंतरदशा तथा किस विदशा में घटित होगी, यह भी हम रूलिंग प्लैनेट्स के मदद से सटीक रूप से बता सकते हैं कि यह होने वाली घटना जो है वो निश्चित तौर पर किस महादशा, अंतरदशा या विदशा में घटित होगी। इसके साथ ही फलादेश के लिए हम गोचर ग्रहों का भी भ्रमण देखते हैं। गोचर ग्रह पता है सबको? अभी के समय पे जो ग्रह जिस राशि में अंश पे है वैसे वे ग्रह कहाँ पे है अपने पत्रिका में, वो हिसाब से जो पंचांग में अभी हम देख रहे थे ग्रहों की स्थिति, वो सारे ग्रह जो हैं जो चल रहे हैं अभी, तो उन्हें गोचर ग्रहों को ग्रह मानते हैं। तो गोचर ग्रहों का जो भ्रमण है वह किस राशि नक्षत्र का फलादेश के लिए हम अगर निश्चित करना है तो वो भी सटीक तरीके से हम इस रूलिंग प्लैनेट्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब उसके आगे कृष्णमूर्ति जी ने प्रश्न कुंडली के लिए और एक आसान तरीका निकाला है, वह है 1 से लेकर 249 नंबर, जिसे कृष्णमूर्ति सिस्टम कहते हैं। 249 1 से लेकर 249 तक की संख्या है। तो इसके आधार पर जो जातक आया है अपने पास, उसके प्रश्नों का उत्तर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। यानी कोई भी जातक आता है तो अरे समय हो गया अपना, ठीक है, हम ये 249 का जो विषय है वो अगले सत्र में लेंगे, काफी बड़ा है और भी 2-3 बातें इसमें है। 1 घंटा हो गया। आज जो नियम बताए गए हैं वो कृपया आप अभी रफ बुक में लिखे होंगे, तो अगले सप्ताह तक उसको फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। मुख्य नियम और उपनियम, वो सारे के सारे नियम। और गत सप्ताह में बताया था जो ग्रह पाठ है, ग्रहों का विवरण, राशि का विवरण और भाव का विवरण, ये ग्रह पाठ फिर से दोहराना है, फिर से 3 बार इस सप्ताह में पढ़ना है और जितना अधिक हो सके उसे कंठस्थ करना है। नक्षत्र के स्वामी भी कंठस्थ करने हैं, राशि की जो क्रमांक है वो क्रमांक भी कंठस्थ करने हैं, राशि के स्वामी भी कंठस्थ करने हैं। जितना अधिक हो सकता है उतना अभ्यास करिए, तो जिससे आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। 1 मिनट अधिक हो गया है। शांति मंत्र कौन प्रीतिबेन लेंगी या कौन एक लेने वाला है शांति मंत्र? पूछ जी सकती जी, हूँ कुछ? हाँ वो पूछिए। संधि का कुछ तो भी एक नियम अभी बताया ना, वो नहीं इतना समझ में आया। हाँ, वो अभी हम अगले सत्र में उसको संधि का नियम लेते हैं। अभी जो बताया वो ठीक संधि के बारे में ठीक है, वहां पर हम लोग हाँ निश्चित कर लेंगे। ठीक ठीक है, ठीक अगले सत्र में मुझे आरंभ में ही याद करा देना, तो हम वो संधि का ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, शांति मंत्र। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को हरिओम। अगले धन्यवाद। सप्ताह मिलेंगे। हरिओम, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम, धन्यवाद भैया। हरिओम।